हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स के बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और जो भी चैप्टर के अंदर मोटे मोटे फार्मूलाज हैं वो सारे रिवाइज करने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर से लेके 15th चैप्टर तक जो भी फार्मूलाज हैं वो फटाफट से रिवाइज करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, सारे फार्मूलाज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला चैप्टर आपका दे रखा है इसमें रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले आपको रियल नंबर्स के टाइप्स की बात होगी। यहाँ पर रियल नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला आपको पता है नेचुरल नंबर होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, बस जीरो इंक्लूड हो जाता है और इन्फिनिटी तक जो वैल्यू चलती है उसे हम होल नंबर्स बोलते हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की कैटेगरी में जीरो भी आता है, वन भी आता है, -4 -3 -2। नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, लेकिन इंटीजर्स के अंदर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होती। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स जिसे हम प्लस जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें आपके वन से लेकर इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में आपको पता है -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है क्यू, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या होता है? या तो ज़ीरो नहीं हो सकता या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। जो क्यू होता है यानी कि पी बाई क्यू, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का, वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ना तो वो ज़ीरो हो सकता है, ना ही वो नेगेटिव हो सकता है। वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। फिर आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? पी बाई क्यू की फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आगे चल लेते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर कवर करेंगे चैप्टर के अंदर। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपका क्या होता है? पॉलिनोमियल्स आपको पता है कि अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे कि आपके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पहले आपको समझना है पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो भी आपका पॉलिनोमियल होता है उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें यहाँ पर ax² + bx + c = 0, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 2 है। तो क्या हो गया? ये इसकी डिग्री हो गई। डिग्री क्या हो गई? इसकी 2 हो गई, क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ऐसे ही अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 है तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल के अंदर, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जिस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल देते हैं। आगे आ जाते हैं। अब अलग अलग डिग्रीज होती हैं पॉलिनोमियल की। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा आपको 1 मिलेगी। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है? 3x + 4 = 0, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू 1 है। क्या हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, अगर आप उसे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन देगा। क्या देगा? स्ट्रेट लाइन देगा। फिर आते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? 2 होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ax² + bx + c = 0। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है 3x² + 4x + 2 = 0। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 3 होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आपका दे रखा है। सबसे पहले तो किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसकी जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 4x³ + 3x² + 2x + 3 = 0। क्या है? ये इसका एग्जाम्पल है। फिर चैप्टर 3 पे आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के अंदर आप इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर मोटे मोटे क्या हैं? आपके ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में समझना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन होती है ax + b = 0, जिसमें c कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। c कांस्टेंट वैल्यू 0 होती है।
उसके बाद आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको ग्राफ बनाना है किसी भी इक्वेशन का, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है लीनियर 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 40। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी और x और y की वैल्यूज़ उसमें पुट करनी पड़ेगी। टेबल के दोनों साइड आपको सबसे पहले यहाँ पर जीरो जीरो को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर आप वैल्यूज़ निकालोगे एक्स के टर्म्स में, अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/5। ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ऐसे ही अगर मैं y के टर्म्स में वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/8 विच इज़ 5। y आ गया यहाँ पर 5, x आ गया यहाँ पर 8, दोनों की वैल्यूज़ आ गई। दोनों की वैल्यूज़ को इस टेबल में पुट कर दिया। अब इसी टेबल को हमें क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 8 है। ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया 0,5। ऐसे ही हमें क्या करना है, 5x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो इस केस में हमें क्या करना है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 8 दे रखी है। तो यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट कर देना है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो 8,0 दोनों ग्राफ को क्या करना है, इस पर्टिकुलर लाइन से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है और उसके ऊपर ये जो इक्वेशन है उसकी जो इक्वेशन है वो लिख देनी है। आपका ग्राफ क्या हो गया, पूरा हो गया। और ये ग्राफ की इक्वेशन आपको लिखनी है, इसके मार्क्स एग्जामिनेशन में कट हो सकते हैं। इसलिए जो है आपको ऐसे सिंपल ग्राफ बनाना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ पता है। टेबल बनानी है आपको एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म्स में। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर आपके तीन तरह की इक्वेशन आती हैं, तीन सॉल्यूशंस आते हैं अलग अलग इक्वेशंस के। आपको तीन इक्वेशन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, ये टर्म्स आएंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा इन्फानाइट सॉल्यूशन निकालो। तो इन्फानाइट सॉल्यूशन के केस में आपको क्या करना है, इन्फानाइट सॉल्यूशन के केस में आपको अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं तो इन्फानाइट सॉल्यूशन के केस में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इक्वेट कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फानाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। दो इक्वेशन अगर आपको दी जाएंगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आपको इक्वेट कर देना है दोनों इक्वेशन के केस में, इन्फानाइट सॉल्यूशन। फिर आपसे बोला जाएगा यूनिक सॉल्यूशन निकालो। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में आपको क्या करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। दोनों इक्वेशन के अंदर आपको ऐसा ही करना है। फिर आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है इसका जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, माई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a। ठीक है। और यहाँ पर डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस का 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac। वही चीज़ आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो पूरा हो जाएगा। आगे चल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर आ जाता है सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर मान लो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो a x² है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आते हैं। पहला रूट होता है आपका अल्फ़ा, दूसरा रूट होता है आपका बीटा। तो इन दोनों रूट्स का जो सम होगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ b/a हो जाएगा। माइनस ऑफ b/a हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c/a। वही चीज़ माइनस c/a। ठीक है। तो ये सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पर c/a हो जाएगा। तो अल्फ़ा जो प्रोडक्ट हो गया c/a हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b/a। तो यही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कैटेगरी में फॉल करता है। बस आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही कैलकुलेट होगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर आगे आते हैं आपके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। nth टर्म की वैल्यू आपको पता है, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सम की बात आती है। सम क्या होता है यहाँ पर, n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ट्राइंगल्स पर। तो ट्राइंगल्स आपको पता है क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक पेज पर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या कह रहा है, ये मान लो, ये कह रहा है आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अगर ये वाली जो साइड है, दोनों इस ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल की साइड अगर आपस में इक्वल हैं, सिमिलर हैं, और इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो अगर क्या करें, इक्वल हैं, तो उन ट्राइंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसे क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो होता है वो सिमिलर होता है, जैसे कि ए बी बाय एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाय वाई जेड, बी सी वाई वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ पर सी ए बाय जेड एक्स, सी ए बाय जेड एक्स। तो ये क्या है, इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। नेक्स्ट चल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालेंगे सिमिलर ट्राइंगल का, तो वही वही है, आपको क्या करना है, जो साइड्स हैं, साइड्स का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो आपका सिमिलर ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपको पता है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी सी इसकी इसका नाम है, इसकी इनइक्वलिटी के बारे में बात करूँगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ए सी से ग्रेटर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी उसके पॉइंट के। मान लो कि देखो, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है कि अगर मैं मान लूँ यहाँ से ये एक्स वाई प्लेन दे रखा है, एक्स वाई प्लेन दे रखा है, तो किसी भी लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे तो इसे हम पोजीशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। डिस्टेंस क्लास फार्मूला आपका होता है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। सेक्शन फार्मूला यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको दो, एक जो रेशियो दे रखा है लाइन का, एक लाइन गिवन है, उस लाइन को दो रेशियो में जब डिवाइड करा जाता है m1 m2, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, आप इसे कैसे याद कर सकते हो, आपको क्या करना है, पहले तो आप लिख लो x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों फॉर्मेट लिख दो 1/2 इंटू x1 प्लस x2 x3। उसके बाद ये याद कर लो 23, 31 और 12। बस ये चीज़ याद कर लोगे तो आपका आराम से ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले साइड फार्मूलाज, बेसिक फार्मूलाज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये वाले फार्मूलाज आपको ऑब्वियस सी बातें याद होंगे, एक बार रिमाइंड करवा दिया मैंने। टेन थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन अपॉन कॉस होती है। कॉट थीटा की कॉस अपॉन साइन होती है। कोसेक की 1/sin होती है और कोसेक और सेक की 1/cos होती है। अगेन ये वाले आइडेंटिटीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आ जाती है, बहुत ही बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। आपको इसके अंदर याद करने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी आपको याद होगी। साइन थीटा पे जीरो की वैल्यू जीरो होती है,
यहाँ पर आपकी 30 sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होंगी, होप करता हूँ। फिर आ जाते हैं सर्कल्स पे। देखो सर्कल जो है, ये वाला सर्कल मान लो इसको सर्कल है, सरकमफ्रेंस सर्कल की, यानी कि ये जो सर्कल का पैरामीटर है, इस सर्कल का जो पैरामीटर है सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसे, उसका अगर ये इसका रेडियस है, मान लो ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये रेडियस आर है, तो इसकी जो पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इसका पैरामीटर हो जाएगा, या फिर सरकमफ्रेंस जिसे हम बोलते हैं। एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ एंगल। इसका सेक्टर ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि मान लो अगर ये एक सर्कल है, इसका रेडियस यहाँ पर आर दे रखा है, ये वाला जो एंगल होता है थीटा, ये होता है सेक्टर ऑफ एंगल। थीटा क्या होता है, सेक्टर ऑफ एंगल। इसकी वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल। अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है ये जो सेक्टर दे रखा है ना आपको, ये जो आपका सेक्टर है, इसकी जो ये आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला जाता है इसे, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो भी डिस्टेंस मूव होता है व्हील के द्वारा, वो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कैलकुलेट कर लोगे तो वही सेम चीज़ आ जाएगी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना टोटल डिस्टेंस उस व्हील ने मूव करा बाय सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, उस व्हील की सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो जितना डिस्टेंस मूव करा है, तो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। फिर आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, बस आपको याद करना है कैसे भी करके। सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया देख लो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का 4a² होता है, क्यूबॉइड का 2h इंटू एल प्लस बी होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है, राइट सर्कुलर कोन का पाई आर एल होता है, एल इसकी आपकी स्लैंट हाइट होती है। फिर लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर वॉल्यूम की बात करते हैं, क्यूबॉइड की L/B/H होता है, वॉल्यूम क्यूब की A³ होती है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर की वॉल्यूम आप सभी को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। हेमिस्फेयर की अगेन वॉल्यूम होती है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2L/B प्लस B/H प्लस H/L होता है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a² होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू H+R होता है। टोटल सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का पाई आर इंटू L+R होता है, L स्लैंट हाइट होती है अगेन। टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 3 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलेस थे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। मीन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, एक सबसे पहले आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, उसके बाद हमें उसका क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, XI कैलकुलेट करना पड़ता है। तो डायरेक्ट मीन मेथड क्या कहता है कि समेशन इस पूरी फ्रीक्वेंसी का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, FI/XI निकालोगे, FI/XI निकालोगे, तो उसका समेशन बाय समेशन ऑफ FI कर दोगे तो आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है, A प्लस सिग्मा FI/DI बाय सिग्मा FI, ये इसका एज्यूम मीन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड कहता है A प्लस सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI/H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा स्टेप डेविएशन मेथड का। मीडियन, मीडियन क्या होता है, N+1 बाय N+1/2th टर्म जो होती है वो आपकी मीडियन होती है। फिर मोड का फॉर्मूला होता है 1+F1-F0/2F1-F0-F2 इंटू H। ये आपका क्या हो गया, मोड का फॉर्मूला हो गया। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ
आउटकम्स, या आप कह सकते हो फेवरेबल आउटकम्स, या फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। बस आपको क्या करना है, इनके ऊपर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जो आपने कर लिया है वो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं करे तो आप एनसीईआरटी को एक बार दोबारा से थॉरोली रिवाइज कर सकते हो। जो भी फॉर्मूलाज थे ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।